पिक्चर 35 अदिति की हॉटनेस ने किया त्रियम को मदहोश। त्रियम अपने कमरे में आया और अपना फोन कान पर लगाते हुए बोला, हाँ बोलो नाग, अब तक की क्या रिपोर्ट है? उद्धरण चिन्ह। नाग त्रियम की बात सुनकर बोला, बॉस वो डील आज शाम को ही स्टेटस क्लब में होने वाली है। त्रियम नाग की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, और वो उस गैंग के बारे में पता चला जिससे ब्लैक सोल आज डील करने वाला है। नाग त्रियम की बात सुनकर अपने एक होंठ से अपनी आईब्रो को रगड़ते हुए बोला, यस बॉस, लेकिन अभी भी उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है, मगर हमारे आदमियों को बस इतना ही पता चला है कि ब्लैक सोल ये डील किसी फैंटम गैंग के साथ करने वाला है। त्रियम झन्नाते हुए, इस गैंग का लीडर वही है ना जो साउथ अफ्रीका में रहकर इंडिया से लड़कियों को मंगाता है और उनको दुबई के शेखों को बड़ी ऊंची कीमत में बेच देता है। उद्धरण चिन्ह। नाग त्रियम की बात का जवाब देते हुए बोला, यस बॉस, हमें पता चला है कि उस मिस्टर एक्स के पीछे लगभग कई देशों की पुलिस लगी हुई है, ना जाने कितने मुकदमे इसके ऊपर चल रहे हैं, मगर आज तक कोई इसे पकड़ नहीं पाया और ना ही आज तक किसी ने इसकी शक्ल देखी है। मगर बॉस, इसका कोई खास आदमी इंडिया में है जिसकी मदद से ये अपने काम को अंजाम देता है। अगर हम इस आदमी को पकड़ ले तो फैंटम के मिस्टर एक्स तक पहुंचना बड़ा ही आसान होगा हमारे लिए। त्रियम कुछ सोचते हुए बोला, फिलहाल आज की डील में शामिल होने वाले हर एक इंसान पर अपनी नज़र बनाए रखो और जहां तक मुझे लगता है वो फैंटम आदमी जरूर आएगा। हर जगह अपनी नज़र बनाए रखना, एक भी छोटी सी गलती हमारे लिए बड़ी साबित हो सकती है, इसलिए बगैर किसी की नज़र में आए हमें उस ट्रक सप्लायर तक पहुंचना होगा। त्रियम की बात पर नाग सहमति जताकर उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, ओके बॉस, आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। त्रियम ने बदले में हम गुड कहते हुए अपना फोन काट दिया। अब त्रियम अपने फोन को बेड पर फेंकते हुए खुद मिरर के सामने खड़ा होकर अपने शरीर को निहारने लगा। खुद को निहारते हुए त्रियम की नज़र अपने गले पर गई जहां पर लिपस्टिक के निशान थे। ये देखकर त्रियम ने उस मार्क को जल्दी से अपने हाथों से ही घिसते हुए उसे मिटाने की कोशिश करने लगा। इस वक्त त्रियम उस लिपस्टिक के निशान को अपने गले से ऐसे मिटा रहा था जैसे कोई लोहे पर रेगमाल रगड़ रहा हो। कुछ ही देर में वो लिपस्टिक का मार्क भी छूट गया, मगर उस जगह हल्के लाल लाल निशान रह गए थे जिन्हें पानी से साफ करके ही छुटाया जा सकता था। अब त्रियम खुद के बालों में हाथ फिराते हुए खुद की गहरी आंखों से खुद को ही मिरर में देखते हुए बोला, थैंक गॉड बच गया मैं, नहीं तो उस कार्टून ने तो मेरा रेप ही कर डाला था। वो तो भला हो उस डॉक्टर के इंजेक्शन का जिसने उस चुंबन देवी को सुला दिया था, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इतना कहते ही त्रियम मिरर के सामने खड़े होते ही खुद को मुस्कुराकर देखते हुए अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। त्रियम ने अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंक दी। अब त्रियम की नज़र अपने शरीर पर थी जहां पर अदिति के द्वारा दिए गए लाल लाल लिपस्टिक के निशान थे। ये निशान त्रियम के बदन में लगभग कई जगह पर थे। इन निशानों पर होंठ फिराते हुए त्रियम अपने आप से बोला, थैंक गॉड उसे ये सब सपना लग रहा है। अगर उसको पता चल जाता कि ये सब हमारे बीच रियल में हुआ है तब तो वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। बच गया तू, वरना आज तेरी इज्जत एक लड़की लूट लेती, फिर क्या मुंह दिखाता तू दुनिया को। इतना कहते ही त्रियम जल्दी से फ्रेश होने चला गया क्योंकि आज उसे मीटिंग में जाना था। दरअसल कुछ देर पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब रियल ही था। वो दोनों अपनी सारी हदें तोड़ते उससे पहले ही त्रियम का फोन बजा। फोन की आवाज से ही त्रियम को ध्यान आया कि वो अदिति की खूबसूरती में खोते हुए वो उसके साथ कितना गलत करने जा रहा था। इसलिए त्रियम ने अदिति को देखा जो कि शायद त्रियम के सीने पर किस करते ही दवाइयों और इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में सो चुकी थी। अदिति को सोता हुआ देखकर त्रियम ने उसे खुद से अलग किया और खुद अपना फोन लेकर बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद जब त्रियम कमरे में आया, ठीक उसी वक्त अदिति की आंख भी खुली थी। त्रियम को बाहर से आते हुए देखकर अदिति को लगा कि शायद उसके और त्रियम के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब सपना था और त्रियम के बिहेवियर ने भी अदिति को ये यकीन करने पर मजबूर कर दिया था कि यकीनन वो सपना ही था। प्रेजेंट टाइम। त्रियम बाथरूम से आकर तुरंत अपने कपड़े पहने और अपनी गन को पॉकेट में रखते हुए अदिति के कमरे की ओर बढ़ गया। अदिति के कमरे के बाहर पहुंचकर त्रियम ने एक लंबी सांस लेकर छोड़ी, मानो वो किसी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। फिर त्रियम ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया।
अंदर का माहौल एकदम खुशनुमा था, लेकिन कमरे की हालत पूरी बदतर थी। हर जगह बस अदिति के कपड़े फैले हुए थे। त्रियम ने देखा कि अदिति कमरे में नहीं है, तो त्रियम अदिति को ढूंढते हुए बालकनी की तरफ चला गया। त्रियम ने देखा अदिति वहां भी नहीं है। अब त्रियम का दिल घबराने लगा था, उसे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। त्रियम ने जल्दी से अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही अदिति को फोन मिलाने के लिए उसका नंबर डायल किया, वैसे ही त्रियम को बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। त्रियम ने अपनी पॉकेट से गन निकाला और उसको लोड करते हुए बड़ी ही सावधानी से बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। बाथरूम के पास पहुंचकर त्रियम ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। ये देखकर त्रियम सोचने लगा कि उसको अंदर जाना चाहिए या नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद त्रियम ने अंदर ना जाकर दरवाजे को थोड़ा सा और खोल दिया। जब त्रियम ने बाथरूम के अंदर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर देखा तो त्रियम के माथे से पसीना निकलने लगा। त्रियम का गला भी अंदर के नज़ारे को देखकर सूखने लगा था। दरअसल अदिति बाथरूम के अंदर शोवर के नीचे खड़े होकर नहा रही थी। इस वक्त अदिति ने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। अदिति त्रियम के उल्टी साइड में खड़ी थी, जहां से त्रियम सिर्फ अदिति के पीछे का नज़ारा देख सकता था। शोवा के पानी में भीगता हुआ अदिति का शरीर कुंदन की सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहा था। अदिति के जिस्म का सफ़ेद रंग किसी की भी आंखों को चौंधियाने के लिए ही काफ़ी था। शोवा से निकलता हुआ पानी अदिति के लंबे बालों से होता हुआ धीरे धीरे अदिति की सोने की तरह दमकती हुई गोल गोल कमर पर गिरकर उसे बार बार चूम रहा था। अदिति के भीगे लंबे बालों ने अदिति की गोरी और दूध जैसी सफ़ेद पीठ को इस तरह से ढका हुआ था मानो वो अदिति की खूबसूरती में मदहोश होकर उसकी पीठ चिपके हों। इस वक्त अदिति बला की खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि त्रियम की नज़रों ने अदिति के शरीर से ना हटने की कसम खा ली थी। त्रियम इस वक्त उन पानी की बूंदों की किस्मत से जल रहा था जो अदिति के पाकीज़ा जिस्म को लगातार अपनी बूंदों से छूते लगातार उसको चूमे जा रहा था। वाकई ऊपर वाले ने अदिति की खूबसूरती को बड़े ही फुर्सत और प्यार से तराशा होगा। अदिति की कमर को देखकर त्रियम अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अपने मन में बोला, इसे देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने इसके शरीर पर घंटों बैठकर नक्काशी की होगी। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि कोई भी साधु इसे देखकर अपनी तपस्या भंग कर सकता है। त्रियम अदिति के जिस्म को निहारने में इस कदर खोया हुआ था कि उसे किसी चीज़ का भी होश नहीं था। अचानक से त्रियम को अपने कानों में जोर से दर्द उठा। किसी तेज और भयानक आवाज ने त्रियम के कानों के पर्दे को फाड़ने पर मजबूर कर दिया था। त्रियम उस तेज आवाज से अपने सेंस में वापस आया। जब उसने उस आवाज का पीछा करते हुए सामने देखा तो पाया अदिति अपने मखमली जैसे बदन पर साबुन लगाते हुए गाना गा रही थी। अदिति का गाना इस तरह का था कि अगर अरिजीत सिंह खुद सुन लेता ना तो उसका संगीत पर से भरोसा ही उठ जाता, और अगर कहीं बादशाह अकबर और उसके दरबारियों ने सुना होता तो अब तक तो उन लोगों के कान दग चुके होते और तानसेन के दिमाग का फ्यूज उड़ चुका होता वो अलग। त्रियम अपने कानों पर हौंठ रखकर उन्हें जोर से दबाते हुए अदिति के रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आते ही त्रियम ने चैन की सांस ली और मन ही मन अदिति के गाने को कोसने लगा। त्रियम के कानों में अभी भी सीटी बज रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब त्रियम ने अपने कानों में उंगली डालकर उसको जोर से हिलाया तब कहीं जाकर उसके कान का सिग्नल मिला, वरना अदिति के बेसुरे गाने को सुनकर त्रियम के कानों का नेटवर्क ही बिजी हो गया था। त्रियम तुरंत अपने कमरे में गया और ड्रॉर से ईयर ड्रॉप निकालकर अपने दोनों कानों में डाल लिया और खुद को नॉर्मल करने के लिए बेड पर लेट गया। 36 अदिति की रोमांटिक धमकी। यहाँ त्रियम अपने कानों में ईयर ड्रॉप डालकर लेट गया था। थोड़ी देर के बाद त्रियम हल्की नींद में सो गया। अदिति जब नहाकर टॉवल लपेटकर बाहर आई तो आईने के सामने खड़ी होकर अपने लंबे घने बालों को हेयर ड्रायर की मदद से सुखाने लगी। अदिति एक झटके में खुद के बालों को पीछे करते हुए उन्हें संवारते हुए शीशे में खुद को निहारते हुए गाना गाते हुए बोली, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, हुस्न जैसे अजंता की मूरत कोई। अब अदिति अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगी, मगर तभी अदिति को याद कि उसने तो अपने कपड़े पैक ही नहीं किए थे, तो अब बेचारी पहनती क्या। अदिति खुद को ही गुस्से से चपेट लगाते हुए बोली,
और कर ले तू कामचोरी, भूल गई ना कपड़े लाना। अदिति रोनी सी शक्ल बनाते हुए खुद से ही बातें करते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने कौन सा कोई पाप किया था जिसकी सजा मुझे ये मिल रही है? फिर अदिति टेंशन में अपने दांतों के बीच उंगली दबाते हुए बोली, क्या करूं क्या करूं? अब तो मेरे कपड़े भी गीले हो चुके हैं और ऐसे टोवेल में तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती। उफ, ये क्या कर दिया मैंने। एक काम करती हूँ, उस डेविल को फोन मिलाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। आई जस्ट होप कि उसके पास मेरी परेशानी का हल हो। इतना कहते ही अदिति बैग से अपना फोन उठाती है और तुरंत त्रियम का नंबर डायल करते हुए उसे कॉल लगाने लगी। मगर ये क्या, त्रियम तो फोन ही नहीं उठा रहा है। इधर त्रियम कानों में ईयर ड्रॉप डाले आंखें बंद करके लेटा हुआ था, जिसकी वजह से त्रियम को फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही थी। अदिति ने इधर उधर चक्कर लगाते हुए त्रियम को टेंशन में कई बार कॉल किए जा रही थी, मगर हर बार त्रियम का फोन लग ही नहीं रहा था। अब थक हार कर अदिति अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। अब अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसकी हेल्प ले जिससे कि उसकी परेशानी दूर हो जाए। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद अदिति बेड पर उल्टा लेट गई और त्रियम के फोन का इंतजार करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद अदिति के दरवाजे को नॉक करते हुए एक आदमी अंदर आया। कमरे में किसी की आहट महसूस होते ही अदिति फौरन अपनी जगह से उठी और अपने तौलिए को सही करते हुए पीछे पलट गई ताकि अदिति की बॉडी को कोई देख ना सके। तभी अदिति के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए अदिति की रीढ़ की हड्डी भी कांप गई। उस इंसान की बातों से ही अदिति को पता चल रहा था कि वो इंसान इस वक्त कितने गुस्से में है। मगर अदिति को ये आवाज थोड़ी सुनी सुनाई लग रही थी, इसलिए अदिति अपने तौलिए को मजबूती से पकड़ते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ी। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर अदिति खुश होकर उसके गले लग गई। अदिति उस इंसान के गले में जोर से किस करते हुए खुशी से वैसे गले लगे हुए बोली, ओह डेविल, यार तुम आ गए। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारा त्रियम ही था, जो कि शायद अदिति को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मगर त्रियम ने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि अदिति उसको इस हालत में मिलेगी। मगर त्रियम अदिति को सिर्फ टोवेल में देखकर और ऊपर से दरवाजे को लॉक ना लगा देखकर त्रियम को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए त्रियम अदिति को खुद से अलग करते हुए अदिति की बातों का जवाब देते हुए गुस्से से बोला, लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं आ गया हूँ। अगर तुम कहो तो दरवाजे के बाहर जाकर देख लूं कि कहीं थोड़ा सा रह तो नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। अदिति को त्रियम की बातों से ही समझ में आ रहा था कि त्रियम इस वक्त कितने गुस्से में है। त्रियम का ये सोचकर दिमाग फटा जा रहा था कि अदिति इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है। बगैर डोर लॉक किए अदिति का यूं इस तरह सिर्फ टोवेल में घूमना, अगर आज उसकी जगह कोई और लड़का आ जाता तो। यही सोचकर त्रियम और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। त्रियम गुस्से से अदिति की तरफ बढ़ा और उसकी बाजुओं को जोर से पकड़ते हुए गुस्से से बोला, ये खुद की क्या हालत बना रखी है, वो भी सिर्फ टोवेल में खुद को लपेट कर रखा है और ऊपर से तुमने दरवाजे को भी लॉक नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और आ गया होता तो वो तुम्हें इस हालत में देखता तो। उद्धरण चिन्ह। त्रियम अदिति को गुस्से से हिलाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? हाँ, अगर तुम इस हालत में थी तो एटलीस्ट तुम्हें डोर तो लॉक करके रखना चाहिए था ना। त्रियम ने अदिति को यूं इस तरह खामोश खड़े देखा तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। त्रियम अदिति को कमर से पकड़ते हुए दीवार के सहारे लगाकर बोला, तुम चुप क्यों हो? ऐसे से तो पूरा दिन पटक पटक करती रहती हो और अभी देखो तुम्हारे मुंह में दही जम गया है। अब तक अदिति की बात सुनकर इसलिए खामोश खड़ी थी क्योंकि अदिति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं ना कहीं त्रियम सही भी कह रहा था, अगर उसकी जगह कोई और आ गया होता तो तब क्या होता। इसीलिए अदिति चुप होके सिर्फ त्रियम की आंखों में देखे जा रही थी, जहां उसे गुस्सा और प्यार दोनों के ही मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। मगर त्रियम के यूं नॉन स्टॉप बोलने से अब अदिति का दिमाग भी खराब हो गया था और त्रियम के आखिरी के शब्दों से अदिति का गुस्सा फूट पड़ा और अब वो त्रियम का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, ओफो, चुप, बिल्कुल चुप।
अगर अब एक भी शब्द और बोला ना तो तुम्हारी हॉटनेस की कसम मैं अभी इसी वक्त तुम्हें किस कर दूंगी। लगातार बोलते ही जा रहे हो। अरे जब तुम रुकोगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगी, मगर तुम हो कि चुप होने का नाम ही ले रहे। कब से देखे जा रही हूं, मगर तुमने जो एक बार बोलना शुरू कर दिया तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। अदिति की किस वाली धमकी को सुनकर त्रियम बिल्कुल खामोश हो गया। त्रियम को कुछ न बोलते देख अदिति ने एक झटके में त्रियम को एक दीवार के सहारे टिका दिया और खुद अदिति त्रियम के ऊपर आ गई। इस वक्त अदिति का एक हाथ त्रियम के गले में तो दूसरा हाथ त्रियम की कमर पे था। तो वहीं त्रियम अदिति के इस तरह खींचने से और अदिति के उसके करीब आने से त्रियम के दोनों हाथ दीवार से चिपके थे और अदिति के धीरे धीरे उसके करीब आने से त्रियम बिल्कुल दीवार में घुसा जा रहा था। इस वक्त त्रियम दीवार में ऐसे चिपका हुआ था जैसे मानो त्रियम स्पाइडरमैन हो या फिर हल्क, जो कि दीवार को अपनी ताकत से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। फिर अदिति त्रियम की बातों का जवाब देते हुए बोली, और ये क्या बोले तुम? मैं पूरा दिन पटक पटक करती रहती हूँ। अच्छा, और तुम्हारा क्या? कम तो तुम भी नहीं बोलते हो। देखो, अगर मैंने तुम्हें किस करने की धमकी ना दी होती तो अभी तक तुम मुझ पर ऐसे ही चिल्ला रहे होते। अब अदिति त्रियम के बहुत करीब आकर उसके गालों पर अपनी गर्म सांसों की तपिश को छोड़ते हुए और त्रियम के चेहरे की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए बोली, मैं चुप हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इतना कुछ सुनाओगे। इस वक्त त्रियम की हालत बिल्कुल किसी भीगी बिल्ली की तरह थी, क्योंकि त्रियम अदिति के हमेशा इतने पास आने से सिहर उठता था। त्रियम की नसों के तार आपस में छिड़ चुके थे, मगर इन सब खींचातानी के दौरान अदिति के शरीर से लिपटा हुआ टोवेल ऊपर से ढीला होकर थोड़ा नीचे हो गया, जिसकी वजह से अदिति के उभार थोड़े थोड़े दिखने लगे थे और अदिति के सीने पर